हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का लेक्चर नंबर 9। और आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और मीडियम ये पढ़ेंगे। मतलब जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है या परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी। इट मींस एप्सिलॉन जीरो की यूनिट क्या होगी और एप्सिलॉन की यूनिट क्या होगी या इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो जो स्टूडेंट आज की वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वो लेक्चर नंबर 8 को पहले देखें। वहां पे हमने कूलॉम्स लॉ को एक्सप्लेन किया था, तो पहले वो कूलॉम्स लॉ को एक बार अच्छी तरह समझ लें, यानी लेक्चर नंबर 8 को अच्छी तरह समझ लें, तब आप लेक्चर नंबर 9 को देखें। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और मीडियम। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट इफ एयर या फिर वैक्यूम में फोर्स निकालिए या एयर में निकालिए, सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 मॉड Q2 मॉड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये होता है। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग एप्सिलॉन जीरो की यूनिट निकाल सकते हैं, और जैसे एप्सिलॉन जीरो की यूनिट आ जाएगी, वही यूनिट एप्सिलॉन का भी होगा। इसका रीजन क्या है देखेंगे। रीजन यह है कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। हमने प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 में इस चीज को जिक्र किया है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि पहले आप लेक्चर नंबर 8 को जरूर देखें, तब आज की वीडियो को आप देखेंगे। तो एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। अब यहां पर एप्सिलॉन जो आर है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होता है। एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसे बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। मतलब जो एप्सिलॉन जीरो का यूनिट और डायमेंशन होगा, वही क्या होगा, एप्सिलॉन का भी होगा, बिकॉज एप्सिलॉन आर इज द यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसकी ना तो कोई यूनिट है ना तो कोई डायमेंशन है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन जीरो की यूनिट निकाल लेंगे, एप्सिलॉन जीरो की डायमेंशन निकाल लेंगे। जो यूनिट एप्सिलॉन जीरो का होगा, वही यूनिट एप्सिलॉन का भी होगा। जो डायमेंशन एप्सिलॉन जीरो का होगा, वही डायमेंशन एप्सिलॉन का भी होगा। क्लियर? इसीलिए हम लोग का हेडिंग है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और मीडियम, दैट मींस एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन की यूनिट एंड डायमेंशन। क्लियर? चलिए, समझ गए होंगे इस चीज को। अब यहां से अगर हम लोग एप्सिलॉन लिखें, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू लिखें, तो एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एफ एयर या फिर वैक्यूम इंटू Q1 मॉड Q2 मॉड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इस तरह लिख सकते हैं। हमने क्या किया, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एप्सिलॉन जीरो आ गया एफ के पास और एफ चला गया एप्सिलॉन जीरो के पास। तो यहां से आपकी एप्सिलॉन जीरो का एक्सप्रेशन निकला। अब इसकी हम लोग पहले यूनिट लिखते हैं, एसआई यूनिट में भी कौन सा, एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो, एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो। देखिएगा, जब आप यूनिट लिखेंगे तो सबसे पहले वन इज द नंबर की कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। Q1 क्या है, पॉइंट चार्ज है, यानी चार्ज है। चार्ज की एसआई यूनिट होता है कूलम। Q2 क्या है, वह भी एक चार्ज है, इसकी भी एसआई यूनिट हो जाएगी कूलम। होल डिवाइडेड बाय, ऊपर का हो गया, अब नीचे 4 नंबर, कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। पाई का भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। बच गया एफ, फोर्स यानी फोर्स की जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, एन हो गया। ये आर है, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट चार्जेस, यानी दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है
डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होता है मीटर, लेकिन इसका करना स्क्वायर है, इसीलिए यहां पर लिख देंगे मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे और करके कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, न्यूटन -1 मीटर -2। मतलब इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन -1 हो जाएगा, मीटर -2 हो जाएगा। मतलब एप्सिलॉन 0 की जो यूनिट होगी कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। क्लियर, तो ये हो गया इसकी यूनिट। अब इसके बाद में इसकी डायमेंशन निकालेंगे। इसी तरह डायमेंशनल फार्मूला इसका हम लोग देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ये ऐसा यूनिट हो गया। अब इसकी डायमेंशनल फार्मूला यहां पर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 का डायमेंशनल फार्मूला देखिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 हम लोग निकाल चुके हैं, तो सेम यूनिट एप्सिलॉन का भी होगा, यानी कि मीडियम के परमिटिविटी का भी सेम यूनिट होगा। उसी तरह यहां पे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0 निकालेंगे। जो एप्सिलॉन 0 की डायमेंशनल फार्मूला होगी वही एप्सिलॉन का भी डायमेंशनल फार्मूला होगा। अब यहां से देखिएगा, अगर हम लोग यहां से निकाले इसकी डायमेंशनल फार्मूला तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 की जो डायमेंशनल फार्मूला होगा दिस इज इक्वल टू 1 पेशेंट नंबर, नो डायमेंशन, चार्ज है, चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला होता है AT या IT, तो हमने IT दिया, AT भी होता है। फिर से Q2 क्या है, चार्ज है, फिर से इसकी डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा IT होल डिवाइडेड बाय 4 पाई, 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं। फोर्स की डायमेंशन होता है MLT-2, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन L होता है, लेकिन करना इसका स्क्वायर है, ये आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I²T² होल डिवाइडेड बाय M L इंटू L क्यूब, सॉरी L इंटू L स्क्वायर, L क्यूब हो जाएगा, और ये हो गया T की पावर -2, ये है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये m ऊपर जाएगा, m-1, ये l ऊपर जाएगा, l-3, ये t ऊपर जाएगा, तो t ऊपर जाएगा तो +2, अब पहले से यहां पर +2 है, तो t की पावर +4, ये I का पावर 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2, क्योंकि चार्ज का जो डायमेंशन होता है, चार्ज की जो डायमेंशन होता है वो IT भी होता है, या चार्ज की जो डायमेंशन होता है वो AT भी होता है। कहीं कहीं आपको IT मिलेगा, कहीं कहीं आपको AT मिलेगा, तो दोनों में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0। अगर एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन ये आता है तो एप्सिलॉन की भी डायमेंशन यही आएगा। क्लियर, तो बोर्ड एग्जाम में ये काफी आपके पॉपुलर क्वेश्चंस हैं कि बताइए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0 क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 क्या होगा। ये चीज आपके काफी पॉपुलर है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर, चलिए इसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं कि कूलम्स लॉ में जो हम फोर्स निकालते हैं वो फोर्स कैसा फोर्स होता है, इस फिर से ये किस किस
कंडीशन के लिए आप कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल है, इन सारी चीजों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के तहत हम लोग सारी चीजों को पढ़ लेते हैं। क्लियर? तो आप पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, नोट खुद से बनाइए। इस चैनल पे आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीजें पढ़ाई जाएगी और सारी कंसेप्ट को आपका क्लियर किया जाएगा। जितने भी डाउट्स हैं वो सारी चीज आपके क्लियर हो जाएंगे इस चैनल पे। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको पूरे क्लास 11th और 12th का सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा विथ ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, इन सारे चीज की प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। इसलिए अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि बाकी भी स्टूडेंट को इसकी बेनिफिट मिल सके। चलिए यहां पे हम लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to Coulomb's law. Important points related to Coulomb's law. पहला पॉइंट क्या है? Coulomb's law is only applicable for point charges. अब पॉइंट चार्ज क्या है हमने लेक्चर नंबर 8 में काफी एक्सप्लेन किया है पॉइंट चार्ज के बारे में, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं पॉइंट चार्ज क्या है। तो पहला जो पॉइंट है इसकी कूलम्ब्स लॉ इज ओनली applicable for point charges. सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि कूलम्ब्स की जो नियम है वह न्यूक्लियर डिस्टेंस से बड़ी डिस्टेंस के लिए अप्लीकेबल है। और न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर को हम लोग न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे जो पॉइंट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस r है इसकी जो वैल्यू होना चाहिए इज ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर न्यूक्लियर डिस्टेंस से छोटी डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज के बीच का तो फिर कूलम्ब्स का लॉ अप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पर सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? कूलम्ब्स लॉ इज applicable for more than nuclear distance मतलब r की जो वैल्यू है वह 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर से ज्यादा होना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर मोर देन न्यूक्लियर डिस्टेंस से ज्यादा दूरी के लिए कूलम्ब्स का लॉ अप्लीकेबल है। यानी r की जो वैल्यू है यहां लिखेंगे दैट इज r की जो वैल्यू है 10⁻⁻15 मीटर से बड़ा होना चाहिए, तब जाके कूलम्ब्स की लॉ अप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। 10⁻⁻15 को ही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डिस्टेंस। 10⁻⁻15 मीटर को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर डिस्टेंस बोला जाता है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो हम लोग कूलम्ब के नियम से जो फोर्सेस निकालते हैं, मतलब कूलम्ब्स फोर्स बोलिए या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स
वैसा फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया जो कार्य है, किया गया जो वर्क डन है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि कूलम्ब फोर्स or electric force is a कंजर्वेटिव फोर्स। कूलम्ब फोर्स या जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वह कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स कैसा फोर्स? वैसा फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वैसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, और ए से बी तक ले जाने के लिए हमारे पास कई सारे पाथ दिए गए हैं, इस तरह का या कुछ इस तरह का। क्लियर? यानी कि ये 3 तरह के पाथ हैं, फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ एंड थर्ड पाथ। तो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो अगर हम पाथ 1 से ले जा रहे हैं, इसमें वर्क डन की वैल्यू W1 हो रहा है, पाथ 2 से ले गए तो वर्क डन की वैल्यू W2 हो रहा है, और पाथ 3 से ले गए तो वर्क डन की वैल्यू अगर W3 हो रहा है तो यहां पर W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 होगा। इट मीन्स वर्क डन की जो वैल्यू है वह पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ए से बी तक ले जा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो 3 पाथ है, तीनों पाथ में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये है आपका थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट हम लोग समझते हैं, यानी कि जो कूलम्ब फोर्स होता है वह टू बॉडी इंटरैक्टिव फोर्स होता है। टू बॉडी इंटरैक्टिव, यहां पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, कूलम्ब फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स इज टू बॉडी इंट्रैक्शन फोर्स। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वह सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज से ज्यादा चार्ज अवेलेबल है, सपोज ऐसे, यहां पर Q1, ये है आपका Q2, यहां पर Q3, सपोज यहां पर Q4। तो अगर हमें कूलम्ब फोर्स Q1 और Q2 के बीच में निकालनी है, अगर हमें कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स Q1 और Q2 के बीच में निकालनी है, तो इसके अलावा जो दूसरा चार्ज प्रेजेंट है Q3 एंड Q4, इस फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब मान लीजिए हमें Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, और Q1 और Q2 के अलावा और भी चार्ज है Q3 और Q4, तो Q1 और Q2 के बीच में जब फोर्स निकालेंगे, कौन सा? कूलम्ब फोर्स, तो ये Q3 और Q4 इस फोर्स Q3 और Q4 जो चार्ज है, फोर्स नहीं, आई एम वेरी सॉरी, मतलब Q3 और Q4 जो चार्ज है
वह Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स निकाल रहे हैं उस फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब Q1 और Q2 के बीच में जो चार्ज है वह Q3 और Q4 के प्रेजेंट के द्वारा कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो पाएगा। क्लियर? इसीलिए बोलते हैं इसको टू इंट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट, कि जो कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर बेस्ड है। मतलब कूलम्ब लॉ है, कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब लॉ फोर्स नहीं, कूलम्ब लॉ इज based on Newton's third law of motion, Newton's third law of motion। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हमने Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स निकाला तो जितना फोर्स Q1 Q2 पर एक्सर्ट करेगा उतना ही फोर्स Q2 भी Q1 पर एक्सर्ट करेगा। मतलब जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 भी Q1 पर लगाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो कूलम्ब फोर्स है या इसके बीच में लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वह न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। क्लियर? तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। क्लियर? तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का लेक्चर नंबर 10 लेके आएंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। वेरी वेरी थैंक यू।